Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. I am ready to train your brain. Are you? So आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 के लिए टॉपिक फ्रिक्शन। तो क्लास 8 फ्रिक्शन, मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया था। वहां पर मैंने आपसे बात की थी फ्रिक्शनल फोर्स की, जो कि कांटेक्ट फोर्स होता है। तो मैं इसका ना आपके में पूरा एक चैप्टर है। तो आज बात करेंगे हम फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, जिसको फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो ये फ्रिक्शन क्या होता है, ये समझने के लिए आप पहले एक एग्जाम्पल समझिए। जिसकी अगर आपकी बुक टेबल पर रखी हुई है और आप उसको थोड़ा सा पुश करते हैं तो वो राइट या लेफ्ट मूव करती है और फिर रुक जाती है। तो ये जो बुक में मूवमेंट हुआ था पुश करने पर थोड़ा सा, वो अपने आप कैसे रुक गया। तो ये जो बुक का मूवमेंट था और जो टेबल जो सरफेस थी, तो बुक और टेबल की सरफेस के बीच में एक फोर्स वर्क करता है। उसी फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो फ्रिक्शन की क्या डेफिनेशन रहेगी? फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच प्रोड्यूस व्हेन टू सरफेसेस रब अगेंस्ट वन एंड अदर। इट एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन इन द मोशन। तो इतनी बात आपको समझ आई। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड रोलिंग फ्रिक्शन। इन तीनों तरह के फ्रिक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कोई बॉक्स है बड़ा सा और आपको उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो आप क्या करेंगे? उस बॉक्स को स्लाइड करेंगे या ड्रैग करेंगे। क्या से करेंगे? पुश करेंगे या पुल करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक बॉक्स है और आप खड़े हैं। जब तक आपने उसको फोर्स अप्लाई नहीं किया उसके ऊपर या ड्रैग करना उसको शुरू नहीं किया है, तब तक वो बॉक्स जो है अपनी एक फिक्स पोजीशन पर रखा हुआ है। तो उस समय भी जो है, जो आपका फ्लोर है उसकी सरफेस में और बॉक्स की बॉटम के बीच में एक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से ही वो अपनी एक फिक्स्ड प्लेस पर रखा हुआ है। उसी फोर्स को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी प्लेस पर फिक्स रहता है। तो ये उस समय कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन उसके ऊपर वर्क कर रहा है, आपके बॉक्स के बॉटम में और सरफेस के बीच में, आपके फ्लोर के। सेकेंड नंबर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आपने बॉक्स पर फोर्स अप्लाई किया और उसको ड्रैग करना शुरू किया। तो आप ये नोटिस करेंगे जैसे ही एट दैट पॉइंट जब आपने फोर्स अप्लाई किया था उस समय आपको थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा था उस बॉक्स को मूव करने के लिए। और जैसे ही स्लाइड होना शुरू हुआ वो बॉक्स, तो आपको थोड़ा कम फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है उसको स्लाइड करने के लिए। तो जिस समय स्लाइडिंग की स्थिति में है आपका बॉक्स, उस समय जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है आपके फ्लोर और बॉक्स की बॉटम के बीच में, वो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो तब वर्क करता है जब कोई ऑब्जेक्ट रोल ओवर कर रहा होता है किसी सरफेस के ऊपर। रोल ओवर मीन्स जैसे कि व्हील्स होते हैं व्हीकल्स के, वो रोल ओवर करके चलते हैं। आपकी बॉल होती है जो वो रोल ओवर करके चलती है फ्लोर पर। तो उस समय जो जब कोई रोलिंग कंडीशन में मूवमेंट हो रहा होता है किसी ऑब्जेक्ट का, उस समय सरफेस और ऑब्जेक्ट की सरफेस और ग्राउंड की सरफेस के बीच में कौन सा फ्रिक्शन वर्क करता है? रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये तीनों फ्रिक्शन के टाइप आपको
समझ में आए होंगे इस एग्जांपल से। अब हम बात करेंगे इनके इफेक्ट की। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब इसको हटाने के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन को हटाने के लिए हमें सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के समय हमें स्टैटिक से थोड़ा कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और रोलिंग फ्रिक्शन में इन तीनों में सबसे कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है हमें। इसको भी आप एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। जैसे कि आपके पास कोई ब्रिक है और एक आपको चाहिए उसके लिए ब्रेक, एक आपको चाहिए स्प्रिंग बैलेंस, और आपको चाहिए सिलिंड्रिकल पेंसिल। ये ट्रायंगुलर या हेक्सागोन पेंसिल नहीं चलेगी, सिलिंड्रिकल पेंसिल चाहिए, क्योंकि उसको एज ए रोलर यूज करेंगे आप। तो कैसे करेंगे आप अपनी एक्टिविटी? आपको एक थ्रेड से, कुछ मोटा सा थ्रेड लीजिए, उससे आप ब्रिक को बांधिए और उसको अटैच कीजिए स्प्रिंग बैलेंस के हुक में। फिर आप उस ब्रिक को एक जगह रखिए और फिर उसको स्लाइड करना शुरू कीजिए स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। तो आप जैसे ही उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, पुल करेंगे उस ब्रिक को, तो आप देखेंगे कि आपका स्प्रिंग बैलेंस में कुछ रीडिंग आएगी। उस रीडिंग को नोट कीजिए कि जिस समय आपने स्टार्ट किया था ड्रैग करना ब्रिक को, तो वो कितनी रीडिंग आई थी। फिर आप जब स्लाइड होने लगेगी, ड्रैग होने लगेगी आपकी ब्रिक, उस समय आप देखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ कम फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर, ब्रिक पर। तो उस समय आपके बैलेंस में रीडिंग कुछ कम हो जाएगी फोर्स की। फिर आप क्या करेंगे, जो सिलिंड्रिकल पेंसिल ली है उसको ब्रिक के नीचे लगाएंगे इस तरह से। जैसे ये आपकी ब्रिक है और ये पेंसिल्स हैं, दो पेंसिल लगा लेंगे इस तरह से, और ये उसके ऊपर ऐसे ब्रिक रख देंगे। तो ये रोलर का काम करेंगे ना। तो आप जब ब्रिक को के नीचे सिलिंड्रिकल पेंसिल लगा के उसको ड्रैग करेंगे, तब आप अपने स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग लेंगे। तो आप ये एक्टिविटी करके देखेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या क्या रीडिंग आई है आपकी। तो उस समय आप ये नोटिस करेंगे कि सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है आपको स्टैटिक फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए। सेकेंडली स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, जो सिंपली ड्रैग हो रही थी, और जब आपने रोलर्स यूज किए ब्रिक के नीचे, तो आपको रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फोर्स अप्लाई करना पड़ा। तो इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब हम ये समझेंगे कि रीजन फॉर द फ्रिक्शन, कि अब क्या रीजन होता है फ्रिक्शन का। रीजन फॉर द फ्रिक्शन, तो आप एक वुडन ब्लॉक देखिए, एक वुडन ब्लॉक लीजिए, और या दो वुडन ब्लॉक लीजिए, और उनको एक के ऊपर एक आप अगर इस तरह रखेंगे, ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, इस तरह से आप उनको रखेंगे और एक दूसरे पर रब करके देखेंगे, तो आपको क्या पता चलता है, ऐसा फील होगा कि ये इजीली रब नहीं हो रहे हैं। तो वो क्यों नहीं हो रहे? तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से जब इस ब्लॉक का, वुडन ब्लॉक का एग्जामिन करेंगे, तो आपको उस पर कुछ रिजेस या फरोज दिखाई देंगी। रिजेस यानी खांचे, हिंदी में बोलते हैं ना, कुछ इरेगुलरिटीज दिखाई देंगी। तो वो इरेगुलरिटीज ही जो हैं, वो ये रीजन है फ्रिक्शन का, जिसकी वजह से जब आप रब करते हैं इन दोनों बॉक्सेस को एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वो फरोज या रिजेस जो हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाती है, यानी कि रफनेस जो होती है सरफेसेस की, वो रीजन बनती है किस चीज का? फ्रिक्शन का। तो जो भी दो ऑब्जेक्ट आपस में रबिंग कर रहे हैं, उनकी जो सरफेस के बीच में आने वाली जो रफनेस है, वो रीजन होती है फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन का रीजन क्या है? रफनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इतनी बात आपको समझ आई ना इससे, कि वो जो ग्रूव्स और रफनेस जो होती है वो आपस में इंटरलॉक हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है रबिंग ऑब्जेक्ट के बीच में। अब हम देखेंगे थस अफेक्टिंग फ्रिक्शन। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट है नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट या सरफेसेस, एंड सेकेंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, नेचर ऑफ द सरफेसेस इज द राइट वर्ड। नेचर ऑफ द सरफेसेस, सरफेसेस की कैसी नेचर होती है? दो तरह की नेचर होती है, या तो स्मूथ होगी या फिर रफ होगी। दो तरह की सरफेसेस होती हैं। तो अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, और अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ये नेचर पर डिपेंड करता है किसी भी सरफेस की, फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा उन रबिंग सरफेस के बीच में। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, अगर कोई भारी चीज रखी हुई है, हैवी वेट है, और उसको आपको स्लाइड करना है तो फ्रिक्शन भी उसमें ज्यादा हो, यानी हैवियर द वेट मोर द फ्रिक्शन, एंड लेस द वेट देन लेस द फ्रिक्शन वर्क अगेंस्ट सरफेसेस। अगर हैवी वेट है तो फ्रिक्शन, मोर फ्रिक्शन, और लाइट वेट है अगर तो लेस फ्रिक्शन। इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो इतना समझने के बाद अब हम समझेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स एंड एडवांटेजेस। फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए डेली लाइफ में एक नेसेसरी इविल का काम करता है। नेसेसरी इविल, ये दोनों वर्ड्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेसेसरी मीन्स होता है कोई जब चीज आपके लिए बहुत जरूरी होती है, और इविल मीन्स होती है बुराई। तो ये फ्रिक्शन जो है एक नेसेसरी इविल है हमारे लिए, जो कि जरूरी भी है और हमें नुकसान भी पहुंचाती है। तो पहले हम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन को समझेंगे। हार्मफुल इफेक्ट्स फ्रिक्शन के क्या है? पहला तो यही, इट रिड्यूस द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट में या रबिंग सरफेस हैं आपस में, तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, स्पीड जो है कम हो जाती है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ही स्पीड कम रहती है ऑब्जेक्ट की। सेकेंड, इट प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन की वजह से जो रबिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपकी कार्स वगैरह होती हैं उनमें जो मशीनरी होती है उनमें रब करते हुए, अगर पार्ट्स, किसी भी मशीन में पार्ट्स जो रब करते हुए यूज होंगे, अगर उसका कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर होगा कि इसमें पार्ट्स जो है रबिंग करते हुए चल रही है वो मशीन, तो उस मशीन में हीट जनरेट होती है। फ्रिक्शन की वजह से ही ऐसा होता है। तो फिर आपको वहाँ पे कुछ कूलिंग एप्लायंसेस भी देने होते हैं साथ में उसको, कि जिससे कि कूल हो, जैसे कि आपकी गाड़ी वगैरह गर्म हो जाती है ना, तो उसमें पानी भी डालना पड़ता है। तो वो इसी वजह से कि फ्रिक्शन से जो है हीट प्रोड्यूस होती है। जब भी कोई सरफेस आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होगी। और तीसरा है इट्स वियर आउट द सरफेसेस। जो रबिंग सरफेस है वो वियर आउट यानी घिस जाती हैं फ्रिक्शन की वजह से। जैसे कि आप लोगों के शूज के सोल हैं, तो आप जब ग्राउंड पर चलते हैं तो वो सोल जो है वो किस वजह से घिस जाते हैं? फ्रिक्शन, क्योंकि रफ सरफेस पर आप चल रहे हैं। जितनी ज्यादा रफ सरफेस पर आप मूव करेंगे उतने ही जल्दी आपके शूज जो हैं वो वेयर आउट होते हैं। और ऐसे ही जैसे आपके व्हीकल्स के टायर वगैरह होते हैं वो भी वियर आउट हो जाते हैं ना एक समय के बाद। तो ये सब रीजन क्या है? फ्रिक्शन की वजह से ही वो वियर आउट हो जाते हैं। या फिर मशीनरी के पार्ट्स भी जो है वो खराब हो जाते हैं एक टाइम के बाद, क्योंकि वो घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी हमारी लाइफ में। सबसे पहला तो यही एडवांटेज है फ्रिक्शन का कि इट कीप्स द ऑब्जेक्ट्स फिक्स ऑन इट्स प्लेस ऑन द अर्थ।
अभी मैंने बताया था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ऐसा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पर फिक्स रहता है। तो पहला एडवांटेज तो यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने प्लेस पर फिक्स रहने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है। दूसरी बात कि कभी आपने देखा होगा आपके सोपी हैंड्स हो या ऑयली हैंड्स हो, आपके हाथों में ऑयल या सोप लगा हो, तो आप अगर एक ग्लास वाटर या एक कप चाय पकड़ना चाहती हैं तो वो आपको थोड़ा अनईजी होता है उसको पकड़ने में, क्योंकि आपके हाथों से स्लिप हो रहा होता है। वहीं आप देखते हैं कि अगर आप किसी अर्दन पॉट में यानी कुल्हड़ में चाय लेते हैं तो आप उसको क्या है, सोपी हैंड्स या ऑयली हैंड्स के साथ भी आसानी से पकड़ पाते हैं। तो इसीलिए वहां पर भी फ्रिक्शन ही काम कर रहा है, क्योंकि जो स्मूथ सरफेस है, अगर आप ग्लास में पकड़े हैं तो ग्लास की सरफेस स्मूथ है, तो आपके हाथ से वो स्लिप होने का डर रहता है अगर आपके हाथ ऑयली या सोपी हैं। तो एक ये भी रीजन रहता है। किसी पेपर पर पेंसिल से या पेन से लिख पाते हैं तो उसका रीजन भी रहता है फ्रिक्शन। ये एडवांटेज है, क्योंकि पेपर जो होता है वो रफ होता है और आप उस पर आसानी से लिख सकते हैं। अगर पेपर ऑयली होगा तो आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही आप जब रोड पर चलते हैं तो अगर आपके पैरों के बीच में और रोड के बीच में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन काम नहीं करेगा तो आप ठीक से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि देखते हैं ना आप लोग, अगर स्मूथ सरफेस होती है स्लिप तो आप वहां पे स्लिप होने लगते हैं। जैसे टाइल्स पर आप चलते हैं, टाइल्स कहते हो ना, स्मूथ होते हैं ना, और अगर आप मडी ग्राउंड पर चलते हैं, सूखी हुई मड पर ग्राउंड पर, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी स्लिप नहीं होते हैं। तो उसका रीजन यही है कि जो स्मूथ सरफेस है वहां फ्रिक्शन कम होता है, तो आपको चलने में प्रॉब्लम होती है। व्हीकल्स जो है रोड पर बिना स्लाइड किए हुए चल रहे हैं तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमारी लाइफ में फ्रिक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, फ्रिक्शन इस वजह से। तो अब हम देखेंगे कि मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज या रिड्यूस हम क्यों करते हैं, वो हम अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। हमें जहां जैसी जरूरत होती है हम उस तरह से फ्रिक्शन को यूज करते हैं। तो पहले हम देखेंगे मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि किस किस मेथड से हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो सबसे पहला तो मेक द सरफेस स्मूदर। किसी भी सरफेस को अगर हम स्मूदर बनाते हैं तो वहां फ्रिक्शन कम रहेगा। जैसे कि आपने रेलवे ट्रैक देखा है ना, तो रेलवे ट्रैक जो है वो कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं ना देखने में, और रेल के वो आपने व्हील्स देखे हैं ना, वो भी किसके बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं, आयरन के। तो वो दोनों चीजें आयरन की और स्मूथ बनी होती है, इसीलिए जो ट्रेन है वो फास्ट मूविंग कर पाती हैं। दूसरी बात है lubrication of rubbing surface। लुब्रिकेशन कर देते हैं अगर हम रबिंग सरफेस पर, जैसे कि मशीनरी के पार्ट्स में आप ऑयलिंग करते हैं, जैसे स्विंग मशीन होती है उसमें ऑयल डाला जाता है ना, तो वो इसीलिए कि जो रबिंग पार्ट्स हैं वो स्मूथ हो जाए लुब्रिकेशन की वजह से, और आसानी से आपको जो है वो आपको एनर्जी वहां रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को हम रिड्यूस वहीं करते हैं जहां पर हमें कम एनर्जी यूज करनी हो। ऐसे ही आप देखिए बॉल बियरिंग का यूज करते हैं, यूज ऑफ बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होता है, इस तरह से एक व्हील होता है और उसके अंदर छोटे छोटे से बॉल्स पड़े होते हैं। आपने अपनी साइकिल का एक्सिल देखा होगा ना, जहाँ पैडल चलाते हैं ना, पैडल जहाँ फिक्स होते हैं, तो पैडल्स जो है देखा होगा आपने, स्मूथली और जल्दी जल्दी जितनी आप चलाएंगे उतनी ही आपकी साइकिल तेज चलेगी। तो अगर आपके पैडल स्मूथ नहीं चलेंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसीलिए एक तो आप अपनी साइकिल में लुब्रिकेशन भी करते हैं, टाइम टाइम पे अपनी मशीनरी में ऑयल भी डालना होता है, या साइकिल में या बाइक वगैरह में, कार्स में। तो ये वजह जो है, तो ये बॉल बियरिंग जो है वो फास्ट मूविंग मशीन्स में काम करते हैं। जैसे कि आपका
फैन होते हैं, सीलिंग फैन या टेबल फैन वगैरह, उनकी जो मशीन होती है उसमें इस तरह की बॉल बेयरिंग लगी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कांटेक्ट एरिया कम हो जाएगा ना जब सरफेसेस का आपस में घूमने वाली का, तो वो ज्यादा जल्दी उनका मोशन का जो है वो फास्ट मोशन रहेगा उनके बीच में। और तो कांटेक्ट एरिया को कम करने के लिए इस तरह से बॉल बेयरिंग यूज किए जाते हैं। आपके साइकिल में जो एक्सेल होता है ना, वहां पे भी बॉल बेयरिंग यूज किए जाते हैं, फास्ट मूविंग मशीन में बॉल बेयरिंग यूज किए जाते हैं। पाउडर को भी कभी कभी आप लोग यूज करते हैं, यूज पाउडर एज रोलर्स। पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो रोलर्स की तरह काम करते हैं। जैसे कि आप लोग कैरम बोर्ड खेलते होंगे ना, तो कैरम खेलते हैं तो आप क्या करते हैं, तो उस पर टैल्कम पाउडर आप कभी कभी स्प्रिंकल करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि जिससे कि उसकी आपकी जो कैरम के कॉइन्स हैं या स्ट्राइकर है वो पाउडर डालने के बाद क्या होता है, स्मूथली उस पर स्लाइड होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पाउडर के स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो रोलर्स का काम करते हैं। आपको कॉइन उसके ऊपर आता है या स्ट्राइकर उसके ऊपर आता है, आप उसको हिट करते हैं तो वो रोलर की तरह काम कर रहे हैं उसके स्मॉल पार्टिकल्स। और रोलर में आपको पता है रोलर लगे हैं अगर किसी सरफेस के नीचे, तो वहां फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो और इन्फ्लेटेड टायर्स वगैरह जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड मतलब फ्लैट नहीं, थोड़ा उनकी शेप कैसे होती है व्हील्स की, टायर और ट्यूब्स की ऐसी गोल होती है, उसमें हवा भरी हुई होती है जिससे कि वो कांटेक्ट एरिया रोड के साथ उसका कम हो जाता है। तो इन्फ्लेटेड टायर्स वगैरह बनाए जाते हैं या इन्फ्लेटेड शेप बनाई जाती है ऑब्जेक्ट्स की, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम रहता है। ऐसे ही एक स्ट्रीमलाइन शेप होती है, स्ट्रीमलाइन शेप की अगर ऑब्जेक्ट होगी तो उसके मूविंग में फ्रिक्शन जो है कम लगेगा। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है कि आगे से तो नैरो होगी, जैसे फिश देखी ना आपने लोगों ने, या बोट होती है उस तरह का, आगे से नैरो और मिडिल में कर्व्ड और पीछे की साइड टेपरिंग। ऐसे फिश ऐसे होती है टेपरिंग यानी पतली सी। तो ये जो फिश की जो बॉडी है ये स्ट्रीमलाइन शेप कहलाती है। ये जो शेप है, जैसे कि एयरप्लेन्स की शेप आप देखते हैं वो भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है। या फिर कोई बर्ड अगर आसमान में उड़ रही है तो वो कैसे करती है, अपने जो पंजे होते हैं उसके क्रॉस वो पीछे बैक साइड ऐसे फोल्ड कर लेती है और पंख फैला लेती है। तो उसकी और जो चोंच होती है ना वीक, वो ऐसे पॉइंटेड कर लेती है, तो आगे से नैरो, बीच में कर्व और पीछे टेपरिंग हो जाती है। उसके जो फ्लैटन पीछे से विंग्स होते हैं, तो इस तरह से उसकी शेप भी स्ट्रीमलाइन होती है, इसीलिए वो हवा में अच्छे से फ्लोट कर सकती हैं बर्ड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो है वो रिडक्शन हो जाता है फ्रिक्शन का, या ऑयलिंग, लुब्रिकेशन या ऑयलिंग एक ही बात है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं इसकी वजह से आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन को बढ़ाते कैसे, इंक्रीज कैसे करते हैं। तो इंक्रीज करने के लिए फ्रिक्शन को 2 या 3 तरीके होते हैं। मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले तो हमें सरफेस को कैसा बनाना पड़ेगा, रफ बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें सरफेस को रफ करना पड़ता है, किस लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। जैसे कि कहीं आप देखते हैं बारिश में अगर मिट्टी वाली सड़क होती है, कच्ची सड़क है, तो वो कैसी स्लिपरी हो जाती है बारिश की वजह से। तो जो स्लिपरी हो जाएगी तो यानी कि फ्रिक्शन कम हो जाता है, वहाँ गीली मिट्टी जो है वहाँ उसका और आपके पैरों के बीच, या वहाँ से कोई व्हीकल गुजर रहा है तो उसके टायर्स के बीच जो है फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो वहाँ स्लिप होने का खतरा रहता है। तो आप उसको कैसे बनाएंगे रफ, या तो आप उस पर ग्रेवल्स डालेंगे थोड़े, या फिर सैंड पार्टिकल्स डालेंगे, सैंड डाल देंगे, तो उससे वो जो है आपकी सरफेस है कैसी हो जाएगी, थोड़ा सा रफ हो जाएगी, और वहाँ इजीली वॉक कर सकते हैं। ऐसे ही, या फिर व्हील्स ऑफ द व्हीकल,
व्हील्स ऑफ द व्हीकल। व्हील्स ऑफ द व्हीकल्स कैसे होते हैं, ग्रूव ही होते हैं ना, ग्रूव बनी होती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ना, ग्रूव्स होंगी अगर सरफेस पे तो फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, तो इसीलिए ग्रूव्स बनाई जाती हैं आपके शूज के सोल में या फिर आपके टायर्स वगैरह में। तो उन ग्रूव्स की वजह से जो है फ्रिक्शन इंक्रीज होता है और इजीली आप वॉक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो माउंटेनियर्स होते हैं या फिर रनर्स होते हैं, उनके शूज में स्पाइक्स होते हैं, कुछ वो उसकी कांटे जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है नीचे। तो वो किस लिए, क्योंकि एक तो उनकी ग्रिप अच्छी बनी रहे सरफेस पे और उसकी वजह से जो है फ्रिक्शन ज्यादा रहता है, तो उनको स्लिप होने का खतरा नहीं रहता है। इसीलिए उनके शूज जो है ग्रूव्स के साथ बनाए जाते हैं। और व्हील्स में भी जो व्हीकल्स के व्हील होते हैं उनमें भी ग्रूव इसीलिए बनाई जाती है जिससे कि वो आसानी से सड़क पर चल सकें। तो इतना आपको ये सब समझ में आया होगा। अभी तक हमने बात की है फ्रिक्शन की सॉलिड्स के साथ। सॉलिड जो है आपस में अगर रब करेंगे तो वहां फ्रिक्शन होगा, लेकिन ये फ्रिक्शन जो है वो फ्लूइड्स के साथ भी काम करता है। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन विद फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में मैंने बताया आपको क्या क्या इंक्लूड होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो ये जो है लिक्विड्स और गैसेस में फ्रिक्शन कैसे और क्या क्या कंडीशंस होती हैं जब काम करता है, तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो ये 4 कंडीशन होती है। तो शेप, दूसरा साइज, तीसरा नेचर ऑफ फ्लूइड, शेप, साइज, नेचर एंड फोर्थ वन इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लिक्विड्स में वाटर और गैसेस में एयर का एग्जांपल लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पे शेप, सबसे पहले हम बात करेंगे साइज की। तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज बिगर है तो फ्रिक्शन भी बिगर रहेगा, और साइज अगर छोटा है तो फ्रिक्शन भी कम रहेगा। तो साइज अगर बिग है तो फ्रिक्शन मोर, और साइज अगर लेस है, स्मॉल है, तो फ्रिक्शन लेस रहेगा। ये बात यहाँ ध्यान रखनी है। नेचर ऑफ द फ्लूइड से मतलब है कि फ्लूइड कौन सा है, लिक्विड है या गैस है। तो गैस जो है लिक्विड्स में जो है वो फ्रिक्शन ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली गैस की। यानी कि अगर आप स्विम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा फ्रिक्शन को जो है फेस करना पड़ेगा। अगर आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं एयर एटमॉस्फेयर में, तो उसकी अगेंस्ट आपको स्विमिंग में ज्यादा फ्रिक्शन, इसीलिए स्विमिंग के लिए ज्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, हमारी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है कंपैरेटिवली वॉकिंग के। वॉकिंग में इतनी एनर्जी बर्न नहीं होती है हमारी। तो इसका रीजन क्या है, लिक्विड्स में मोर होता है फ्रिक्शन देन गैस की। इसका रीजन यही है कि लिक्विड्स जो है वो मोर विस्कस होते हैं देन गैसेस। विस्कस मीन्स गाढ़ापन या चिपचिपापन। तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स पास पास होते हैं और गैस के दूर दूर होते हैं। आपने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ रखा है ना। दूसरी बात है स्पीड। स्पीड के साथ भी यही है कि स्पीड अगर हाई स्पीड है तो फ्रिक्शन भी मोर होगा, और लेस स्पीड है तो फ्रिक्शन कितना होगा, लेस होगा। यानी स्पीड ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा उसके अगेंस्ट, और अगर स्पीड कम है तो फ्रिक्शन भी कम होगा। अब बात करेंगे हम शेप की। तो अभी मैंने स्ट्रीमलाइन शेप की बात की ना आपसे, तो स्ट्रीमलाइन शेप है अगर तो फ्रिक्शन फ्लूइड्स और गैसेस में कम लगेगा। फ्रिक्शन रिड्यूस विद स्ट्रीमलाइन शेप।
और अगर आपकी फ्लैटन शेप है या और कोई भी शेप है तो फ्रिक्शन ज्यादा वर्क करेगा। इसीलिए आप देखिए एरोप्लेन्स हैं या शिप हैं तो उनको स्ट्रीमलाइन शेप में बनाया जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है एयर और वाटर के द्वारा जो लगने वाला फ्रिक्शन है उन पर कम लगे। जैसे अभी आपने सुना होगा कुछ सालों से हमारे इंडिया में फास्ट मूविंग ट्रेन्स आई हैं। फास्ट मूविंग ट्रेन जो है वो किस थ्योरी पर वर्क करती है, किस कॉन्सेप्ट पे चलती है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर वर्क करती हैं। तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक लेविटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेविटेशन। तो इसी से उन ट्रेन्स का नाम पड़ा है मैगलेव ट्रेन्स। मैगलेव ट्रेन्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन पर काम करता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय फोर्स की वजह से चलती है। तो मैग्नेटिक यहाँ शब्द वहां से आया और लैब शब्द आया लेविटेशन। लेविटेशन मीन्स होता है फ्लोट्स इन एयर। तो वो इतनी स्पीड से चलती है तो एयर में फ्लोट करती हुई लगती हैं। तो उसकी शेप भी आपने ट्रेन की शेप देखी है ना, उस तरह की ट्रेन पिक्चर्स तो देखे ही होंगे आपने। इस तरह का कुछ होता है ट्रेन का शेप, इस तरह से होता है ना। तो ये आगे से पॉइंटेड सी होती है ना, आगे से इस तरह से पॉइंटेड सी, और बीच में कैसी कर्व्ड होती है। तो ये स्ट्रीमलाइन शेप में ही बनाई जाती है, जिसकी वजह से इन पर एयर का फ्रिक्शन जो है कम लगता है और ये फास्ट मूविंग कर सकती हैं। तो इसीलिए इन ट्रेन्स का नाम क्या है, मैगलेव ट्रेन्स। तो आज के लिए बस इतना ही। फ्रिक्शन में आपको क्या समझ में आया, अच्छे से समझ में आया या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो फिर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।